पर भी जापान अगर सफल हो सकता है, स्वदेशी आंदोलन को चला सकता है, अपने देश को स्वावलंबी और स्वाभिमानी बना सकता है, तो भारत देश में भी अपना अभियान जो भारत स्वाभिमान का है ये जरूर सफल होगा, क्योंकि हमारे पास तो ताकत में जापान से कई गुना ज्यादा संसाधन है, जापान से कई हजार गुना ज्यादा पुरानी संस्कृति और सभ्यता और हमारी परंपरा है, जापान से कई हजार गुना ज्यादा लोग हमारे देश में हैं जो इस अभियान में लगने की तैयारी में है, और जापान से कई हजार गुना ज्यादा सामूहिक रूप से लोगों का आत्मविश्वास हमारे पास है। इसलिए मुझे लगता है कि भारत स्वाभिमान का अभियान तो जरूर सफल होने वाला है। आने वाले समय में हम सारे देश के सामने और दुनिया के सामने ये दूंगा, ये उसकी डायरी के वाक्य हैं, शब्द हैं। और उसने लूटमार शुरू की, लूटमार करके धन और संपत्ति स्पेन लाना शुरू किया। इस लूटमार में माया सभ्यता के लोगों के साथ उसका संघर्ष हुआ और फिर माया सभ्यता के लोगों को निर्दयता से मारना शुरू किया कोलंबस और उनके लोगों ने। अगर आप पूछेंगे कि ये स्पेनिश लोगों ने अमेरिका में जब लूटपाट की तो कितने लोगों को मारा होगा, ब्रिटिश लोगों ने जब अमेरिका में लूटपाट की तो कितने लोगों को मारा होगा, तो अमेरिका के इतिहासकार बताते हैं कि लगभग 11 करोड़ अमेरिकी मूल नागरिकों को स्पेनिश और ब्रिटिश लोगों ने खत्म कर दिया, मार डाला, हमेशा के लिए मौत की नींद में सुला दिया। 11 करोड़। आप सोच सकते हैं, 11 करोड़ की जनसंख्या को हमेशा के लिए मार डाला। ये इतनी हत्या, इतनी हिंसा, इतनी बर्बरता स्पेनिश और ब्रिटिश लोगों ने अमेरिका में की। तो काफी समय तक स्पेन का गुलाम था अमेरिका, बाद में ब्रिटेन का गुलाम हो गया अमेरिका। और ब्रिटेन ने जब कब्जा कर लिया अमेरिका पर, तो अमेरिका में ब्रिटेन की एक ही नीति थी, लूट लूट कर सारा धन इकट्ठा करो और ब्रिटेन में लेके जाओ। तो ब्रिटेन की सरकार जब चलती थी अमेरिका में, तो ये अमेरिका के नागरिकों के ऊपर जब चाहे तब टैक्स बढ़ाती रहती थी। एक बार ऐसा हुआ, सन 1765 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका के नागरिकों पर बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया। आप जानते हैं जैसे भारत में अंग्रेज टैक्स लेते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट टैक्स लेती थी, वैसे ही अमेरिका के लोगों पर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश सरकार ने टैक्स लेना शुरू कर दिया और बहुत अधिक मात्रा में टैक्स लगा दिए। परिणाम क्या हुआ? अमेरिकी लोग परेशान हो गए। परेशानी क्या होती है? जब नागरिकों पर टैक्स ज्यादा लगाए जाते हैं तो सबसे पहला दुष्परिणाम आता है कि नागरिक गरीब होना शुरू हो जाते हैं। सरकार तो अमीर होती जाती है, सरकार को तो पैसा मिलता जाता है टैक्स से, लोग गरीब होते जाते हैं। तो अमेरिका में गरीबी आना शुरू हो गई। फिर अमेरिका के किसानों पर जबरदस्ती टैक्स लगाए गए, फिर अमेरिका के किसानों में गरीबी आना शुरू हो गई। फिर मजदूर और किसान जब दोनों गरीब होने लगे तो अमेरिका के जो उद्योग चलते थे उन पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया और उद्योगों की हालत धीरे धीरे खराब होने लगी। तो अमेरिका के लोगों में भयंकर असंतोष पैदा हुआ। असंतोष दो तरह का था। एक तो अंग्रेज सरकार उनके ऊपर जुल्म करती है, ज्यादती करती है, अत्याचार करती है। दूसरा, उनके सारे धन और संपत्ति को टैक्स के रूप में लूट लूट कर लंदन लेके जाते हैं। तो अमेरिका में एक व्यक्ति निकला, उस व्यक्ति का नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन। उस जॉर्ज वॉशिंगटन नाम के व्यक्ति ने अमेरिका में घूम घूम कर लोगों को यह समझाना शुरू किया कि देखो, पहले स्पेनिश लोगों ने हमको गुलाम बनाया और उन्होंने हमको लूटा लगभग 300 साल तक। अब इन अंग्रेजों ने हमको गुलाम बना रखा है और ये लूट लूट कर सारा धन इंग्लैंड में लेके जा रहे हैं। हम गरीब होते जा रहे हैं, हमारे किसान गरीब होते जा रहे हैं, हमारे उद्योग धीरे धीरे बंद हो रहे हैं क्योंकि हमारे उद्योगों पर ज्यादा टैक्स लगा दिए हैं अंग्रेजों ने। तो अब हम कितने दिन तक ये बर्दाश्त करेंगे? कितने दिन हम इसको चलते रहने देंगे? कभी न कभी तो हमें आजादी पानी होगी, इन अंग्रेजों को अपने देश से भगाना होगा। ये विचार लेकर जॉर्ज वॉशिंगटन नाम का एक व्यक्ति निकला, गांव-गांव घूमा। अमेरिका में उस जमाने में 13 राज्य हुआ करते थे। एक वर्जीनिया होता था, एक मैरीलैंड हुआ करता था, ऐसे 13 राज्य हुआ करते थे। ये पूरे राज्यों में घूमा, घूम घूम कर उसने संगठन खड़ा किया। संगठन खड़ा करके ताकत उसके हाथ में आई और जैसे ही उसके हाथ में ताकत आई, माने संगठन की ताकत खड़ी हुई, उसने ऐलान कर दिया। और 1775 के साल में जॉर्ज वॉशिंगटन ने ऐलान कर दिया कि अब हम अंग्रेजों की गुलामी में नहीं रहेंगे और अपने देश को हम आजाद करा के ही रहेंगे। उसने एक डिक्लेरेशन किया और उस डिक्लेरेशन पर पूरी अमरीकियों की मोहर लगी। अमरीकियों ने उसको समर्थन दिया और उसका वो घोषणा था वो ये
कि आज से हम अमेरिका माने उत्तरी अमेरिका अंग्रेजों की गुलामी से अपने को आजाद घोषित करते हैं और जहां जहां अंग्रेजों की सेना है और जहां जहां अंग्रेजों के प्रतिष्ठान है, इन सबको या तो हम बंद कराएंगे या इन अंग्रेजों को अपने देश में से मारकर भगाएंगे। तो 1776 से 4 जुलाई को उसने घोषणा कर दी जॉर्ज वॉशिंगटन ने, और अमेरिका के लोगों ने उसको समर्थन दिया। उसके बाद 1776 4 जुलाई से 1 अक्टूबर 1781 तक अमेरिका में भयंकर घमासान चला, बहुत घमासान चला, भयंकर युद्ध हुआ। एक तरफ अमेरिका के लोगों की सेना, दूसरी तरफ अंग्रेजों की सेना, जगह जगह युद्ध हुए। अगर आप थोड़ा भी इतिहास पढ़ते होंगे और इतिहास के विद्यार्थी रहे होंगे तो अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में एक बड़ी घटना बताई जाती है, बोस्टन टी पार्टी। वो बोस्टन टी पार्टी क्या थी? बोस्टन नाम का एक शहर है, वहां पर अमरीकियों ने अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी छावनी हुआ करती थी, उसमें आग लगा दी थी और अंग्रेजी सेना के सैनिकों को मार डाला था अमरीकी लोगों ने, और अमरीकी साधारण लोगों ने यह काम किया था। और उसके बाद फिर वहां से यह सारा युद्ध फैलता चला गया और 1781 तक आते आते सारे अंग्रेजों का नामो निशान अमरीकियों ने मिटा दिया और एक तरह से अमेरिका पूरी तरह से अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया। जब अमेरिका आजाद हुआ अंग्रेजों की गुलामी से, तो सबसे पहला काम उन्होंने जो अपने देश में किया वो ये कि अंग्रेजों की वस्तुओं का संपूर्ण बहिष्कार और अमरीकी वस्तुओं का संपूर्ण रूप से स्वीकार। आपको सुनकर हैरानी होगी, जब 1776 में यह आंदोलन चल रहा था अमेरिका में, आजादी का आंदोलन, उसका मूल सिद्धांत था स्वदेशी, मूल भावना थी स्वदेशी। अमरीकियों को यह संकल्प कराया जाता था। जॉर्ज वॉशिंगटन खुद बड़ी बड़ी सभाएं करता था और सभा में हाथ उठाकर सबसे संकल्प कराता था कि हम संकल्प करते हैं कि आज से अंग्रेजी वस्त्रों का संपूर्ण बहिष्कार करेंगे क्योंकि हमें अमेरिका की आजादी चाहिए, और लोग हाथ उठा के समर्थन करते थे। आपको सुन के एक ताज्जुब होगा, हैरानी भी होगी, अमेरिका बहुत ठंडा देश है, वहां पे सर्दी बहुत पड़ती है और 1776 में अमेरिका की हालत इतनी खराब थी कि अमेरिका में एक भी बड़ी स्वदेशी कपड़ा बनाने की मिल नहीं थी। उनको कपड़े चाहिए क्योंकि ठंड से शरीर को बचाना है, और गर्म कपड़े चाहिए क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है। तो गर्म कपड़े ज्यादातर इंग्लैंड से बनकर आते थे और गर्म कपड़े ज्यादातर अंग्रेजी कंपनियां बेचती थी अमेरिका में। जॉर्ज वॉशिंगटन ने जब यह स्वदेशी का अभियान चलाया अपने देश में, तो अमरीकियों में इतनी भावना पैदा हुई कि गर्म कपड़े उनको अगर अमरीकी ना मिले तो पहनेंगे नहीं, भले ठिठुर ठिठुर कर ठंड से मर जाएंगे। इतनी भावना उनमें पैदा हुई। हजारों अमरीकी ठंड से ठिठुर कर मर गए सड़कों पर क्योंकि उनके शरीर पर गर्म कपड़े नहीं थे, क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया था कि अंग्रेजी कंपनियों के कपड़े पहनेंगे नहीं, खरीदेंगे नहीं। तो अंग्रेजी कंपनियों के जो स्टोर्स खुले हुए थे अमेरिका में, धीरे धीरे सब बंद हो गए। लंकाशायर और मैनचेस्टर की जो मिलें चला करती थी, जो अमेरिका में कपड़ों की सप्लाई किया करती थी, वो धीरे धीरे बंद होती चली गई और धीरे धीरे ब्रिटेन का सारा कब्जा अमेरिका पे से खत्म होता गया और अमेरिका एक आजाद देश हो गया। अब अमेरिका सारी दुनिया के सामने एक स्वावलंबी देश के रूप में खड़ा है। इस अमेरिका की कहानी स्वदेशी आंदोलन में से निकली हुई एक कहानी है जिसने अपने को आजाद कराया विदेशी गुलामी से और आर्थिक परतंत्रता से। इस अमेरिका की कहानी को पढ़ते समय, जानते समय, सुनते समय बहुत रोमांच होता है कि किस तरह से देश के लोगों में एक भावना प्रबल हो जाती है। एक व्यक्ति कोई निकलता है, वो एक विचार देता है, उस विचार में इतनी ताकत हो जाती है कि लाखों करोड़ों लोग उस विचार के अनुयायी हो जाते हैं और उस विचार के लिए अपने सारे शरीर के सुख को छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। आज अमरीकी लोगों से कोई कहे कि गर्म कपड़े पहनना छोड़ दो तो शायद उनको सोचना भी मुश्किल है, लेकिन इन्हीं अमरीकी लोगों के पुरखों ने, पूर्वजों ने 1776 में ठंड से ठिठुर कर मरना पसंद किया था, लेकिन अंग्रेजी गर्म कपड़े पहनना मंजूर उन्होंने नहीं किया था। मतलब इस पूरी कहानी में से भी एक बात ही निकलती है कि जब देश के लोग संकल्प कर लेते हैं और आत्मविश्वास उनमें आ जाता है तो बड़ी से बड़ी लड़ाई वो जीत लेते हैं और बड़े से बड़े व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलनों को वो सफल बना देते हैं। इसी तरह एक देश है फ्रांस, उसमें भी ऐसी ही एक क्रांति हो चुकी है।
1788 में फ्रांस में अचानक से क्या हुआ, बर्फ बहुत पड़ गई, पाला बहुत पड़ गया, तो फसल बर्बाद हो गई। आप जानते हैं ये फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देश हैं, ये बहुत ठंडे देश हैं। साल में 6-8 महीने यहां बर्फ पड़ती रहती है और बहुत भयंकर बर्फ पड़ती रहती है, और कभी कभी बर्फ ज्यादा लंबी चल जाए तो उनके खेतों में सब कुछ खत्म हो जाता है, फसल बर्फ में दब जाती है, उत्पादन कुछ नहीं हो पाता। एक बार ऐसा फ्रांस में हो गया। 1788 के साल में फ्रांस की बर्फबारी ने उनकी पूरी खेती को चौपट कर दिया, खेती पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब खेती बर्बाद हो गई तो उनके यहां आर्थिक रूप से परेशानियां शुरू हो गई। दूसरी एक बात और हुई कि फ्रांस ने 1776 से 1781 के बीच की जो क्रांति चली थी अमेरिका में, इस क्रांति में फ्रांस ने अमेरिका की बहुत मदद की थी। अमेरिका से मतलब जॉर्ज वॉशिंगटन की बहुत मदद की थी। जॉर्ज वॉशिंगटन जो स्वदेशी आंदोलन का सबसे बड़ा नेता था अमेरिका का, उसको मदद की जरूरत थी, तो फ्रांस ने उसको मदद की थी, क्योंकि फ्रांस हमेशा अंग्रेजों के खिलाफ रहा है, ब्रिटेन के खिलाफ रहा है। तो ब्रिटेन का कब्जा था अमेरिका पे, तो ब्रिटेन के खिलाफ फ्रांस ने मदद की थी इनकी, अमरीकियों की स्वदेशी आंदोलन में। तो फ्रांस का बहुत सारा पैसा अमेरिका में चला गया था। अचानक से 1788 में अकाल की, पाले की स्थिति आ गई, तो खेतों में सब बर्बाद हो गई फसल, कुछ बचा नहीं। तो फ्रांस का उस समय जो राजा था उसका नाम था लुई, LUI, लुई 16वां उसका नाम था, लुई 16 उसको कहा करते थे। तो उसको समझ में नहीं आया क्या किया जाए। आर्थिक रूप से देश कमजोर हो गया था, क्योंकि अमेरिका को बहुत मदद की थी इन्होंने पैसे से, और इधर खेती पूरी बर्बाद हो गई, चौपट हो गई। तो लुई ने एक रास्ता निकाला, और वो थोड़ा भारी पड़ गया। रास्ता ये निकाला कि उद्योगों के ऊपर टैक्स लगा दो अब ज्यादा, पैसे और लाने के लिए, क्योंकि खेती में से कुछ मिलेगी नहीं आमदनी, और काफी पैसा अमेरिका में खर्च हो चुका है, तो उद्योगों पर उसने ज्यादा टैक्स लगा दिए। उद्योगों ने क्या किया कि वो टैक्स जनता पर ट्रांसफर कर दिए। आप जानते हैं किसी भी उद्योगपति पर टैक्स लगाया जाए तो उद्योगपति टैक्स थोड़ी देता है, वो तो नागरिक है जो उसका माल खरीदता है वो टैक्स देता है। आप उद्योगों पे जितने टैक्स बढ़ाते हैं, अंत में वो सारे टैक्स जो है ना वो जनता के ऊपर ही आते हैं। उद्योगपति वो टैक्स लोगों को ट्रांसफर कर देते हैं। कैसे? वो वस्तुओं की कीमत बढ़ा देते हैं। अगर कोई वस्तु 10 रुपए की है, सरकार ने उस पर टैक्स बढ़ा दिया, वो वस्तु 20 रुपए की हो गई, 30 की हो गई, 50 की हो गई, तो टैक्स तो जनता को देना पड़ता है। तो लुई 16वें राजा ने फ्रांस में टैक्स तो उद्योगों पे लगाया, लेकिन उद्योगपतियों ने वो सारा टैक्स जनता के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। नतीजा ये हुआ कि वस्तुएं बहुत महंगी हो गई और महंगाई फ्रांस में बहुत ज्यादा बढ़ गई। महंगाई जैसे ही बढ़ी तो लोगों की गरीबी बढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि आप जानते हैं ये महंगाई और गरीबी चोली दामन का साथ है। महंगाई और गरीबी एक ही सिक्के के दो हिस्से हैं। अगर महंगाई तेजी से बढ़ेगी तो गरीबी और तेजी से बढ़ेगी। वो ऐसे समझ लीजिए कि कल तक कोई वस्तु आपको 10 रुपए में मिला करती थी, अब वही वस्तु आपको 50 रुपए में मिलने लगी, तो आपकी जेब से 40 रुपए अधिक जाने लगे जिस वस्तु के लिए, माने आप 40 रुपए से गरीब होना शुरू हो गए उस वस्तु के लिए। तो जैसे ही महंगाई बढ़ी तो गरीबी बढ़ी, और गरीबी महंगाई बढ़ने से फ्रांस में असंतोष बढ़ा, और वो असंतोष धीरे धीरे बढ़ता गया, और लुई 16वें राजा के खिलाफ ये सारा असंतोष इकट्ठा हो गया, और इस असंतोष ने एक संगठन का निर्माण कर दिया, और उस संगठन में कुछ नेता निकले, और उन नेताओं ने सारे देश में घूम घूम कर ये कहा कि ये जो लुई 16वां राजा है, इसकी गलत नीतियों के कारण, इसकी गलत व्यवस्था के कारण, इसके गलत कानूनों के कारण फ्रांस का ये हाल हुआ है। गरीबी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। इसने अगर अर्थव्यवस्था को ठीक तरह से संभाला होता, ठीक तरह से चलाया होता, तो शायद ये दिन न देखना पड़ता। धीरे धीरे ये विद्रोह बढ़ा, विद्रोह इतना ज्यादा संघीभूत हो गया कि क्रांति हो गई पूरे फ्रांस में। और 1788 में क्या हुआ, लुई 16वें राजा का तख्ता पलट हो गया। तख्ता पलट होने के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया, और साधारण लोगों ने मिलकर उसका सिर काट दिया, राजा को मार दिया। राजा को मार दिया जब लोगों ने, फिर लोगों ने मिलकर एक संकल्प लिया कि आगे भविष्य में हम किसको राजा बनाएंगे। तो लोगों ने कहा कि एक आदमी को अब राजा नहीं बनाएंगे, अब हम हमारे देश में प्रजातंत्र लाएंगे।
तो प्रजातंत्र की बात उस आंदोलन से शुरू हुई। पहले राजा होता था एक, और वो राजा कैसे होता था, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, ऐसे करके ये लुई खानदान का शासन सैकड़ों साल से चल रहा था। लुई पहला, लुई दूसरा, लुई तीसरा, लुई चौथा, फिर लुई 15वां, लुई 16वां, ऐसे करके बाप बेटा इस तरह से परंपरा में था। तो फ्रांसीसी लोगों ने कहा कि ये बाप बेटे राजा होते रहते हैं, एक ही खानदान का शासन पूरे देश में चलता रहता है, दूसरों को किसी को मौका नहीं मिलता, अब हम हमारे शासन पद्धति को बदलेंगे। तो लुई 16वें की हत्या होने के बाद फ्रांसीसी लोगों ने तय किया कि हम प्रजातंत्र लाएंगे और जनता के द्वारा राजा को चुनवाएंगे, जनता सीधे राजा को चुनेगी। अब तक क्या होता था, राजा अपने बेटे को राजा बना देता था, जनता का उसमें कोई सहभाग नहीं होता था। तो उन्होंने कहा अब जनता राजा को चुनेगी। तो इस तरह से 1788 में इस क्रांति के बाद फ्रांस में एक तरह से प्रजातंत्र आ गया और जनता ने सीधे प्रधानमंत्री को चुनना शुरू कर दिया, जो परंपरा आज तक फ्रांस में कायम है। 1788 के बाद फ्रांस में जितने भी प्रधानमंत्री हुए या राष्ट्रपति हुए, वो सब सीधे जनता के द्वारा चुने गए हैं, वो राजाओं के बेटे राजा इसलिए राजा नहीं बन गए। दूसरा, फिर उन्होंने तय किया कि हमारे देश में जब राजाशाही रही फ्रांस में, तो जो राजा के नजदीक लोग थे उनको तो सारी सुख सुविधाएं मिल जाती थी, जो आम आदमी था उनके लिए कोई सुविधा नहीं थी, शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। आपको सुनकर हैरानी होगी, 1788 तक फ्रांस में साधारण बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई स्कूल नहीं था। 1788 तक फ्रांस में जो भी स्कूल चलते थे वो राजा के बच्चों के लिए होते थे या राजा के काम करने वाले अधिकारियों के बच्चों के स्कूल होते थे। तो लोगों ने कहा कि शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले परम पूजनीय स्वामी जी आप कहते थे क्या गरीब क्या अमीर, सबको एक जैसी शिक्षा होनी चाहिए। ये बात 1788 में फ्रांस में शुरू हुई कि शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए और शिक्षा का अधिकार सभी के लिए होना चाहिए। इसी तरह चिकित्सा सबको मिलनी चाहिए और चिकित्सा का अधिकार सभी को होना चाहिए। सभी बराबर हैं आपस में और सबका अधिकार समान होना चाहिए। एक इक्वेलिटी की बात वहां से निकली और सब भाई भाई हैं आपस में, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, और ये हमारी जो प्रजातंत्र के मूल्यों की बात होती है ना, ये सब 1788 में फ्रांस की क्रांति से शुरू हुए और फ्रांसीसी लोगों ने इन सब मूल्यों पर आधारित अपने यहां प्रजातंत्र की स्थापना कर ली और पूरा देश एक पुराने राजाशाही पद्धति में जो घिसट रहा था या सड़ रहा था या व्यवस्थाओं में भ्रष्टाचार पैदा हो गया था, उसको उन्होंने खत्म कर लिया। एक रोचक बात और बताता हूं, फ्रांसीसी क्रांति जो 1788 में हुई, इसकी शुरुआत जिस एक मुद्दे से हुई, सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करने वाला 1788 में फ्रांस का जो मुद्दा था, महंगाई था, गरीबी था, भुखमरी था, बेकारी था, ये तो था ही, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा था उस समय फ्रांस में। सबसे ज्यादा करप्शन की बात होती थी। लोग ये कहते थे कि हमारे देश के विकास के लिए राजा का जितना बजट बनता है और हम जितना पैसा राजा को टैक्स में देते हैं उसमें अंतर बहुत है। माने टैक्स में बहुत ज्यादा देते हैं और लोगों के विकास के लिए बहुत कम खर्च होता है। बाकी पैसा कहां जाता है, तो राजा खा जाता है या उसके अधिकारी खा जाते हैं। यहां से बात शुरू हुई थी भ्रष्टाचार की और उस भ्रष्टाचार की बात के आगे बढ़ते बढ़ते गरीबी, भुखमरी, बेकारी, महंगाई, ये सब जुड़ता गया और इन सब ने मिलकर एक साथ फ्रांस में क्रांति पैदा कर दी। और जिस फ्रांस में एक जमाने में कहा जाता था कि लुई के शासन को हटाना भगवान से टक्कर लेने जैसा है, ऐसा फ्रांसीसी लोग कहा करते थे। लुई के शासन को समाप्त करना भगवान की गद्दी को उलटने जैसा है। माने लुई को भगवान मानते थे वहां के लोग, राजा को भगवान का मानते थे, देवदूत मानते थे। तो एक जमाने में जिस फ्रांस में राजा को हिलाना, राजा को हटाना, उसकी गद्दी उलटना, उसकी सत्ता पलटना एकदम असंभव माना जाता था, उसी फ्रांस में थोड़े सा प्रयास कुछ लोगों ने किया और एक दिन फ्रांस उस राजा की गुलामी से और उस बेबसी वाली व्यवस्था से आजाद हो गया। भ्रष्टाचार, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, सब कुछ उन्होंने अपने देश में से बड़े पैमाने पर समाप्त करा लिया। और आज फ्रांस दुनिया में बहुत गर्व से कहने वाला ये देश है कि फ्रांस की शिक्षा व्यवस्था सबके लिए समान है, फ्रांस की चिकित्सा व्यवस्था सबके लिए समान है,
सरकार के धन से चिकित्सा चलती है, सरकार के धन से शिक्षा होती है। चिकित्सा और शिक्षा पर जितना पैसा फ्रांस खर्च करता है शायद ही दुनिया का कोई दूसरा देश करता होगा। और फ्रांस के आज के राजनेता ये कहते हैं कि ये करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि 1788 की क्रांति ने इतना डर बिठा रखा है नेताओं के मन में कि अगर ये नहीं करेंगे तो आज के नेताओं का भी वही हाल होगा जो लुई 16वें का हाल फ्रांस में हुआ। इसलिए फ्रांस के नेता डरते रहते हैं, घबराते रहते हैं और सही रास्ते पर चलते रहते हैं। आज फ्रांस में ऐसा माहौल है कि थोड़ा भी भ्रष्टाचार, थोड़ा भी करप्शन का मामला किसी एक प्रधानमंत्री के खिलाफ या राष्ट्रपति के खिलाफ आ जाए, तुरंत सरकार पलट जाती है, तुरंत सरकार बदल जाती है। तो ऐसी एक क्रांति फ्रांस में हुई है। एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, ऐसी एक क्रांति रूस में भी हुई है। एक जमाना था कि रूस में भी बहुत बुरा हाल हो गया था। 1917 के आसपास रूस में क्या हुआ, वैसे तो आप सभी जानते हैं, अगर थोड़ा भी इतिहास आप पढ़ते होंगे, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था दुनिया में। इस प्रथम विश्व युद्ध में रूस को लड़ना पड़ा जर्मनी के खिलाफ। जर्मनी एक तरफ था, जर्मनी ऑस्ट्रिया जैसे देश एक तरफ थे, रूस और रूस के सहयोगी देश एक तरफ थे। तो 1914 से 1917 3 साल विश्व युद्ध चला। इस विश्व युद्ध में रूस की आर्थिक रूप से बड़ी भारी नुकसान हो गया, कि बहुत नुकसान हो गया। रूस का पैसा बहुत ज्यादा डूब गया युद्ध में। रूस के कारखाने काफी हद तक बंद हो गए युद्ध के कारण। युद्ध में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था का सारा पैसा युद्ध में लग जाता है। भारत ने 4 विदेशी युद्ध लड़े हैं अपनी जमीन पर और एक 5वां छोटा युद्ध लड़ा है कारगिल का। इसलिए भारत को तो ये अंदाजा सबसे ज्यादा है कि जब भी युद्ध होता है अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डावाडोल हो जाती है। वैसे ये विश्व युद्ध हुआ तो रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डावाडोल हो गई। उस समय रूस में एक राजा हुआ करता था, उसका नाम था निकोलस जार करके। निकोलस जार ने देखा कि अर्थव्यवस्था बुरी तरह से खराब हो गई है, पैसा सरकार के पास बचा नहीं है, तो क्या किया जाए। उसने रूसी मुद्रा जो होती है, जिसको रूबल कहते हैं आज, उसको छापना शुरू कर दिया और अंधाधुंध मुद्रा उसने छापी तो इन्फ्लेशन बढ़ गया, मुद्रास्फीति बढ़ गई। मुद्रास्फीति बढ़ने से महंगाई बढ़ गई और महंगाई बढ़ने से फिर वही दुष्चक्र शुरू हो गया, गरीबी आ गई, भूखमरी आ गई और रूस पूरी तरह से दुर्व्यवस्था में घिर गया। निकोलस जार ने बड़ी कोशिश की अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने की, ठीक करने की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। तो निकोलस जार के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ रूस में। उस आंदोलन का जो नेता हुआ करते थे उनका नाम था लेनिन। लेनिन ने एक पार्टी बनाई थी, एक संगठन बनाया था। वो संगठन बाद में पार्टी बन गया, उसी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया। तो पहले ये कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, बाद में कम्युनिस्ट पार्टी बन गया। तो लेनिन ने संगठन बनाया और सारे देश में लेनिन ने घूम घूम कर ये बताना शुरू किया कि निकोलस जार की गलत व्यवस्था के कारण, गलत नीतियों के कारण रूस पराजित हो गया युद्ध में। और उस समय युद्ध में जर्मनी की जीत हुई थी, जर्मनी एक तरह से विजयी रहा था, तो रूस पराजित हो गया। रशियन लोगों के दिल में यह बात बहुत चुभती थी कि हम हार कैसे गए, हमारी पराजय कैसे हो गई, जबकि निकोलस जार ने सबसे मजबूत सेना बनाई हुई थी और लोगों से सबसे ज्यादा टैक्स लेकर वो सेना पे खर्च किया करता था, लेकिन फिर भी पराजय हुई। तो रूस के लोगों को ये बात हजम नहीं हुई कि उनका देश पराजित हो गया, उनका देश हार गया। तो धीरे धीरे मन में वो बात बैठने लगी और लेनिन ने संगठन खड़ा कर दिया। पराजय की बात लोगों के मन में थी, उसके बाद महंगाई बढ़ गई, गरीबी, भूखमरी, बेकारी बढ़ गई और भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच गया। चरम पर कैसे पहुंच गया? जब अर्थव्यवस्था टूटती है ना और ऐसा लगता है कि देश डूबने जा रहा है, तो जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग होते हैं वो अपने बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा बटोरना शुरू कर देते हैं। तो निकोलस जार के जो नजदीकी लोग हुआ करते थे उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पैसा बटोरना शुरू किया, इकट्ठा करना शुरू किया, उसमें भ्रष्टाचार बढ़ता गया। तो भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा बना रूस की क्रांति का। गरीबी दूसरा मुद्दा था, महंगाई तीसरा मुद्दा था और आर्थिक दुर्व्यवस्था चौथा
बड़ा मुद्दा था। फिर धीरे धीरे रूस में और एक गंभीर स्थिति बन गई कि रूस के खेतों में किसान जो मेहनत करके उत्पादन करते थे, अचानक से वहां ज्यादा बर्फ पड़ने के कारण 1917, 1916, 1915 उन दिनों में उत्पादन भी घटता गया और खेती से आने वाली आमदनी भी लगातार कम होती गई। इन सब परिस्थितियों ने मिलाकर क्रांति को वहां जन्म दिया और लेनिन के नेतृत्व में जो कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना, जो पार्टी बाद में बन गया, उन्होंने जार के शासन को उखाड़कर फेंक दिया, जार को गद्दी से उतार दिया, निकोलस जार को गद्दी से उतार दिया। बाद में उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया और उसको फांसी देके मार डाला और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने वहां पर राज संभालना शुरू किया। तो कम्युनिस्टों ने जो राज संभाला वहां रूस में, तो वहां पर कई व्यवस्थाएं उन्होंने बदल दी। एक व्यवस्था उन्होंने ये बदली कि कभी भी भविष्य में इन्फ्लेशन ना बढ़े, महंगाई ना बढ़े, तो अर्थव्यवस्था को एक नए सिरे से उन्होंने ढाला। फिर उसके बाद गरीबी भुखमरी ज्यादा ना हो, लोगों के पास जमीनें हो, हर आदमी के पास उत्पादन करने के लिए थोड़ी जमीन हो, तो भूमि के स्वामित्व की व्यवस्था उन्होंने बदल डाली। ऐसे करके पूरे तंत्र को बदल दिया। जार के जमाने में ऐसा होता था कि मात्र 1% लोगों के हाथ में रूस की पूरी जमीन थी। मात्र 1% लोग पूरी जमीन पे कब्जा करके बैठे हुए थे। आप सोचो, देश रूस जो है ना, दुनिया में सबसे बड़ा देश है। अगर आप भूगोल देखेंगे दुनिया के देशों का, तो रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जिसको हम थोड़े दिन पहले तक सोवियत संघ कहते रहे, यूनाइटेड स्टेट्स रशिया जिसको बताते रहे, वो दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है, सबसे ज्यादा जमीन उनके पास है और दुनिया की सबसे कम जनसंख्या वहां रहती है, तो जमीनें बहुत हैं। तो निकोलस जार के जमाने में क्या हुआ था कि सारी जमीनें इकट्ठी होकर 1% लोगों के हाथ में आ गई थी। तो ये लेनिन ने ही मुद्दा बनाया था कि सारी जमीनें 1% लोगों के हाथ में है और 99% लोग वहां भूमिहीन हैं, लैंडलेस हैं। तो ये 99% लोगों को इकट्ठा किया जाए और इनको संगठित करके क्रांति की शुरुआत की जाए। तो वहां से उनके यहां क्रांति की शुरुआत हुई और वो संगठन मजबूत होता ही गया और एक दिन चलकर उन्होंने जार की पूरी व्यवस्था को उलट दिया और सोवियत संघ एकदम नया देश बन गया। उसके बाद से सोवियत संघ ने अमेरिका के सामने सारी की सारी कंपटीशन लगा दी, पूरी की पूरी प्रतियोगिता लगा दी और रूस को ऐसा उन्होंने तय कर लिया था कि अमेरिका से किसी भी मामले में पीछे नहीं रहना चाहिए। अमेरिका पूंजीवादी तरीके से विकसित होने वाला देश था, इन्होंने साम्यवादी तरीके से देश को विकसित करना शुरू किया और काफी हद तक उस देश को उन्होंने आगे बढ़ा लिया। बाद में क्या हुआ, 1970 के दशक में रूस में फिर गड़बड़ी हो गई कि ये कम्युनिस्ट पार्टी की मदद से जो शासन व्यवस्था आई थी, इस शासन व्यवस्था में क्या हुआ था, नौकरशाही पूरी तरह से हावी हो गई, जिसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं भारत में। वो नौकरशाही पूरी तरह से हावी हो गई और नौकरशाही ने फिर भ्रष्टाचार की सारी हदें तोड़ दी और फिर उस नौकरशाही के खिलाफ फिर से बगावत हुई रूस में और उस बगावत में रूस जो है ना, खंड खंड टूट गया। एक जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा भौगोलिक देश हुआ करता था, अब एक एक छोटे छोटे हिस्से में टूट गया है। रूस अलग हो गया, बायलोरसिया अलग हो गया, तजाकिस्तान अलग हो गया, किर्गिस्तान अलग हो गया, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े हो गए। ध्यान इस बात को देना है कि 1977 में जब रिवॉल्यूशन हुआ, क्रांति हुआ, तो भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था और 1970 के बाद जो काउंटर रिवॉल्यूशन शुरू हुआ रूस में, जिसकी परिणति 1996 में हुई, तो भी भ्रष्टाचार वहां सबसे बड़ा मुद्दा था। माने अगर हम देखें, ज्यादातर देशों में क्रांतियां हुई हैं, तो वहां की व्यवस्थाओं में भ्रष्टाचार जब चरम पर पहुंचा है तो लोगों ने उसका प्रतिकार किया है और क्रांति वहां पे हो गई। एक और कहानी सुनाता हूं। चीन नाम का एक देश है, हमारा पड़ोसी देश है। यह चीन देश भी एक लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है। आपको एक बात पुरानी शायद याद है कि भारत में जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज चीन में भी गए थे और ये अंग्रेज क्या किया करते थे, शुरू के दौर में भारत से कुछ अफीम लेके जाते थे और चीन में बेचा करते थे, चीन से चाय लेकर आते थे और भारत में बेचा करते थे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहला काम यह था। भारत में अफीम होती थी और अफीम भारत में बहुत साल से होती है। ये यहां पर आयुर्वेद की औषधि के लिए उपयोग में की जाने वाली खेती है
भारत में हजारों साल से आयुर्वेद में अफीम का उपयोग होता है। अंग्रेजी में जिसे हम लोग ओपियम कहते हैं, बहुत दवाएं बनती हैं इसकी। तो अंग्रेज यहां आकर अफीम खरीदते थे, चीन में ले जाके बेचते थे। चीन से चाय खरीदते थे, भारत में लाके बेचते थे। तो अंग्रेजों ने भारत की अफीम चीन के लोगों को पिला पिलाकर चीन को गुलाम बना लिया। इतनी शातिर कौम है ये अंग्रेजों की, इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। चीन को गुलाम बनाने की ताकत इनमें बंदूक की नहीं थी। बंदूक से ये चीन को गुलाम नहीं बना सकते थे, क्योंकि चीन की